मेरा देवर अचानक एक दिन एक लड़की भगा कर ले आया और उससे शादी भी कर ली। हम सब बहुत परेशान थे, मगर देवर इस लड़की को वापस छोड़ने को तैयार ही ना था। हालांकि वो लड़की पागल थी। अब मेरे देवर की हरकतें भी मशकूक होने लगी थीं। वो रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर आता और मुझे कहता, भाभी लजीज पकाना। जब मैं पका कर देती हूँ तो वो सारा गोश्त अपनी बीवी को खिला देता और फिर उसे कमरे में बंद कर देता। कहता, आप गलती से भी भाभी इस कमरे को ना खोलना। यूं वो सिर्फ गोश्त खाने के वक्त ही उसे कमरे से बाहर निकालता। एक रात मैंने सोच लिया कि इस लड़की को घर से भगा दूंगी। यूं चुपके से दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आकर सो गई। मगर सुबह आंख खुली तो रूह तक लरज उठी, क्योंकि मेरा नाम लाइबा है। मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। हम 4 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 2 भाई और एक बहन थी जो शादीशुदा थे। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और बड़ी बहन के पैदा होने के 15 साल बाद मैं पैदा हुई थी। अम्मा बाबा को मेरी पैदाइश के बाद खानदान वालों ने बहुत बातें की कि इस उम्र में बच्ची के माँ बाप बने। कुछ तो ख्याल किया होता कि लोग क्या कहेंगे। बाबा ने कहा कि मुझे खानदान और लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। लोग हमें खाने के लिए नहीं देते जो लोगों की परवाह करूं। बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अम्मा बाबा और भाइयों के सबसे ज्यादा करीब थी और अगर कोई भी बात होती तो आकर फौरन घर बताती। और एक दिन वो हुआ जिसका कभी सोच भी नहीं सकती थी। बाबा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। बाबा का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए। बाबा को गए 6 माह हो गए थे और सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मगर मैं बाबा को हर लम्हा याद करती थी। फिर कुछ माह बाद दोबारा से कॉलेज जाना शुरू किया। मैं सबसे छोटी होने की वजह से घर में सबकी लाडली भी थी। घर में मुझे कोई शरारतें करते देख लेता तो कभी ना मानता कि ये वही लाइबा है जो कॉलेज में डरी सहमी रहती है। मैं बीएस कर रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन छोटी भाभी ने कहा कि मेरी एक कज़न की शादी है, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे हजूम से बहुत कोफत महसूस होती थी। ज्यादा लोगों में जाना मुझे नर्वस कर देता था और अजीब बौखलाई हरकतें करती थी जिस पर मेरा खूब रिकॉर्ड लगता था। घर में सबकी लाडली होने की वजह से मुझ में एतमाद की बहुत कमी थी। पता नहीं क्यों छोटी भाभी की मुझे शुरू से ही कुछ समझ नहीं आती थी और ना मैं उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारती थी। छोटी भाभी को देखते ही मैं खुद को ऐसे जाहिर करती जैसे मैं बहुत मसरूफ हूँ। अब भाभी भाई से जिद कर रही थी कि लाइबा से कहें कि मेरे साथ शादी पर चले। मैं इसको अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। सब बहुत पूछते हैं कि तुम अपनी छोटी नंद से हमें क्यों नहीं मिलवाती। और भाई ने कहा कि लाइबा चली जाओ अपनी भाभी के साथ, वो इतना इसरार कर रही हैं। लोगों से रिश्तेदारों से मिलोगी तो तुम्हारे अंदर का डर कुछ कम होगा। और मैं भाई को इनकार नहीं कर सकी और छोटी भाभी के साथ उनकी कज़न की शादी पर आ गई थी। भाभी खुद अपने दोस्तों में बैठ गई और बातों में मसरूफ हो गई और मुझे तो भूल ही गई कि उनके साथ भी कोई आया था। मैं साइड पर बैठी इर्द गिर्द देख रही थी जब एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। वो अपना तारुफ करवाने लगी। उसका नाम तानिया था और वो बहुत खुश इखलाक थी। मैं और तानिया बहुत अच्छी दोस्त बन गई। तानिया ने मुझे अपने घर वालों से भी मिलवाया और फिर तानिया के साथ बातों में वक्त का पता ही ना चला। जब भाभी ने मुझे इस तरह तानिया के साथ बातें करते देखा तो तंजिया अंदाज में कहने लगी, ओ अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मैं तो कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा, भाभी खैरियत थी, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो भाभी ने कहा कि तुम्हें किसी से मिलवाना था। फिर भाभी मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लगी, मगर मुझे उनका लहजा अजीब सा लगा। भाभी कहने लगी, आओ तुम्हें अपने भाइयों से मिलवाऊं, और मुझे बाजू से पकड़कर उनसे मिलवाने लगी। भाभी ने अपनी फैमिली से मिलवाते हुए कहा कि ये है मेरी सबसे छोटी नंद जो 15 साल बाद पैदा हुई थी। और मुझे भाभी का बात करने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं खामोश सी खड़ी अंदर ही अंदर खुद को मलामत करने लगी कि क्यों आ गई भाभी के साथ। मैं शायद रो देती भाभी की बातों पर और कुछ भी कह नहीं पाई जब भाभी के भाई रजा ने कहा कि क्या हो गया अगर 15 साल बाद पैदा हुई। इसके पैदा होने में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी इतनी खींचातानी की जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पहली औलाद ही उनके बुढ़ापे में पैदा होती है। इस बात को इस तरह मजाक बनाकर किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना आपको जेब नहीं देता आपी।
रज़ा ने अपनी बड़ी बहन जो कि मेरी भाभी थी, जब उनको इस तरह बात करने से मना किया तो भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रज़ा ने मेरी साइड ली, और इस बात को भाभी ने सारी उम्र के लिए दिल से लगा लिया। लेकिन मुझे रज़ा भाई का इस तरह सबके सामने बात करना अच्छा लगा, और शुक्र किया कि कोई तो है जो भाभी को भी चुप करवा सकता है। भाभी ने बड़ी चुपती हुई नजरों से मुझे देखा और कहा चलो घर चलें, और फिर रात को भाभी और मैं घर आ गए। भाभी से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो भी अपने भाई के हाथों, इसलिए मुझसे पहले ही दरवाज़ा खोल के घर में दाखिल हुई और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं अम्मा के पास उनके कमरे में आ गई थी और वहाँ शादी पर जो हुआ सब अम्मा को बताया। अम्मा बहुत गुस्से में थी, मगर फिर भी अम्मा ने कहा कि लाइबा, तुम्हारी भाभी ने जो भी किया इसका जिक्र किसी से भी ना करना, क्योंकि तुम्हारी भाभी सबको अपनी बातों से मुतमईन कर लेगी और तुम्हें झूठी साबित कर देगी। मैं अम्मा की बातें सुनकर खामोश हो गई और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। और कुछ दिनों बाद जो लड़की तानिया मुझे शादी में मिली थी वो हमारे घर आ गई। वो मेरी भाभी की कज़न थी, लेकिन उनका आपस में इतना आना जाना नहीं था, और उसने कहा कि हमारे घर मिलाद रखा है, तुम सब लाजमी आना। हम सब उनके घर चले गए। इनका घर बहुत खूबसूरत था। अम्मा एक औरत से बातों में मसरूफ थी और मैं अलग थलग बैठी थी। अगर मिलाद शरीफ ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आती। और तभी तानिया ने कहा कि आओ तुम्हें घर दिखाऊं। मैं उसके साथ घर देखने लगी। जब तानिया को फोन आया और मैं कमरे में रखी चीजों को देखने लगी और बेख्याली में चलते चलते दूसरे कमरे में आ गई। दरवाजा पहले से खुला हुआ था तो सामने सोफे पर तानिया के भाई को देखकर वापस मुड़ने लगी। जब तानिया आ गई उसने कहा, उस्मान यहाँ बैठे हो तुम, चलो उठो और लाइबा को घर दिखाओ, मैं जरा मामा की बात सुनकर आऊं। और पता नहीं क्यों इस लड़के उस्मान ने बड़े उखड़े लहजे में कहा, आए मोहतरमा, आपको अपना महलनुमा घर दिखाऊं। लेकिन मैं पहले ही घबरा रही थी। जब उस्मान ने पूछा कि आप क्या करती हैं और आपका पूरा नाम क्या है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा शायद वो मेरा मजाक उड़ाने का इरादा रखता है। मैं खामोश रही और तभी उसकी बहन तानिया आ गई। कहने लगी, दिखा दिया घर? तो इस लड़के ने अपनी बहन को कहा, घर नहीं महल बोलो जिसको तुम दिखाने का इरादा रखती थी, और तुम्हारी दोस्त ने तो एक कदम नहीं उठाया बल्कि खड़ी कांप रही है। मैं इतना खौफनाक हरगिज नहीं हूँ जो मुझे देखकर इसकी टांगे कांप रही हैं। मैं शर्मिंदा सी घर वापस आ गई। मेरा यही मसला था, मैं कहीं आती जाती नहीं थी, शायद इसीलिए मैं फौरन घबरा जाती थी। तानिया अक्सर हमारे घर आने जाने लगी। हालांकि उम्र में कुछ साल मुझसे बड़ी थी, पर वो मुझे अपनी आपी जैसी लगती, जो हर कदम पर मेरा साथ देती, मेरी मदद करती। मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं थी। एक एक करके मुझसे सभी रिश्ते दूर जा रहे थे। मेरी अम्मा हंसी खुशी हमसे बातें कर रही थी जब अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उनका रंग जर्द पड़ चुका था और जैसे पानी उनके मुंह को लगाया वो मुझे देख रही थी और इस दुनिया से चली गई। एक पल लगा था कि मेरी माँ को और मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई है। अपने बाबा की वफात के बाद मैं बहुत हसास हो गई थी, पर अपनी अम्मा के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ के जाने के बाद मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया था और मैं फूट फूट कर रो देती। भाई मुझे तसल्ली देते कि ना रो ऐसे, पर मुझे सब्र नहीं आ रहा था। बड़ी बहन भी कुछ दिन रही और फिर अपने ससुराल चली गई, क्योंकि उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था रोज रोज मैके जाना। पर मैं आज भी इसी जगह खड़ी थी जहाँ मेरी माँ मुझे छोड़ कर गई थी। अम्मा को गए 3 माह हो चुके और आहिस्ता आहिस्ता सभी इस गम से निकल चुके थे, पर मैं नहीं निकली थी। मैंने अपनी सबसे प्यारी मोहब्बत करने वाली माँ खो दी थी, अपनी जिंदगी खो दी थी, और अम्मा के जाते ही भाभी का रवैया बदल चुका था और घर में तब्दीलियां होने लगी थी। खुद भाभी फैशन करने लगी, अपने बाल तक कटवा लिए, अब बाकायदगी से पार्लर जाती, घर में काम करने वाली रख ली गई। असल में अम्मा को ये सब पसंद नहीं था। वो कहती थी बेटियां सादी ही अच्छी लगती हैं। अम्मा ने कभी बहू बेटी में फर्क नहीं किया था, पर उनके जाने के बाद रिश्तों में फर्क पड़ने लग गया। तानिया मिठाई लेकर मुझसे मिलने आई थी। वो माँ बनने वाली थी और मैं उससे मुबारकबाद देने लगी जब तानिया के भाई उस्मान ने कहा कि आपको देखकर मैं सोचता हूँ आप यूनिवर्सिटी कैसे पहुँच गई। मैं फिर से घबरा गई थी जब उसने कहा कि परेशान मत हो, असल में यूनिवर्सिटी भी तो लड़के होते हैं, क्या वहाँ जाकर भी कांपने लग जाती हैं? आप मुझे देखकर इतना डर जाती हैं तो वहाँ जाकर आपका क्या हाल होता होगा। और तानिया हंसने लगी। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। तभी मेरी भाभी पार्लर से आ गई। कहने लगी,
वाह क्या बात है, अगर मैं ना आती तो तुम लोग ऐसे ही चले जाते और मुझे एक खबर भी ना होती। पता नहीं क्यों वो अजीब सी हो रही थी और उनकी बातों से अचानक माहौल कुछ बेजार सा हो गया। जब भाभी ने कहा, तानिया तुम मेरी कजन हो, फिर लाइबा से क्यों इतनी दोस्ती है, कहीं तुम कुछ और प्लान तो नहीं कर रही? और वो लोग बिना कोई जवाब दिए चले गए। और भाभी ने मुझे कहा, ये लोग अच्छे नहीं हैं, जो नजर आते हैं इनकी हकीकत ये नहीं। बेहतर है इन दोगले लोगों से दूरी बना कर रखो। अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं जो समझा सके। मुझे भाभी की बातों ने हर्ट किया था। एक जब से अम्मा इस दुनिया से गई थी, भाभी के साथ साथ भाई का रवैया भी सर था, जिसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी। बड़े भाई आए हुए थे, वो अपनी फैमिली के साथ बाहर मुकीम थे और इसी शाम आपी और उनकी सास और नंदाई मेरा रिश्ता मांगा अपने उस बेटे के लिए जो पहले शादीशुदा था और एक बेटा था उसका। बड़े भाई ने कहा कि पहली बात, आपको 1000 बार सोचना चाहिए था इस बारे में, और दूसरी बात, हमारे खानदान का रिवाज है कि जहाँ एक बेटी दी हो वहाँ हम अपनी दूसरी बेटी नहीं देते। आप लोग जा सकते हैं। और आपी के ससुराल वालों ने कहा, ठीक है, फिर अपनी बड़ी बहन को भूल जाना। आज के बाद इसका इस घर में दाखला हमेशा के लिए बंद है। ये कभी अपने मैके वालों से नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद आपी की नंद आ गई और कहने लगी, हम क्या करें, हमारा भाई लाइबा से ही शादी करना चाहता है। वैसे मेरे भाई को लड़कियों की कमी नहीं है, इसी वजह से बार बार जलील होने आ जाते हैं। और मेरे भाई ने कहा कि लाइबा और आपके भाई में 15 साल का फर्क है और मेरी बहन अभी पढ़ रही है, इसकी जहाँ शादी होना हुई हो जाएगी। आपी की नंद ने कहा, कहीं ऐसा न हो दूसरी बहन भी आपके घर आ जाए। वो धमकियां देने लगी और फिर चले गई। सब जानते थे आपी का देवर लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, दिल फेंक इंसान है और पहली बीवी से बन नहीं सकी और दोबारा एक जगह मंगनी हुई, पर उसकी हरकतों की वजह से वो भी खत्म हो गई। आपी ने पहले भाई को सब कुछ बता दिया था और कहा था कि मेरी फिक्र मत करें, मुझे ये लोग कुछ नहीं कहेंगे और ना ही घर से निकाल सकते हैं। बड़े भाई वापस चले गए और छोटे भाई और उसकी बीवी का रवैया वैसे का वैसा था। जब एक दिन भाई ने कहा, लाइबा अम्मा ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया था, पर तुम लड़की जात हो, ब्याह कर आगे चली जाओगी और ये घर भी तुम्हारे ससुराल वाले मांग लेंगे। मगर तुमने सोचा कि तुम्हारे भाई का क्या होगा, और तब मैं सब कुछ समझ गई थी। यही वजह थी जिसकी वजह से भाभी हर अच्छा रिश्ता ठुकरा देती थी। अब यूनिवर्सिटी में आपी का देवर मुझे तंग करता, वहां पहुंच जाता और कहता कि अपने भाइयों से कह दो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है, वरना किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत डर गई थी, अपनी आपी को फोन करके सब बता दिया और कुछ दिनों बाद जैसे यूनिवर्सिटी से निकली, सामने आपी का देवर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, चलो बैठकर कुछ बात करते हैं, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। जब मैंने कहा कि फैसल भाई मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, भाई नहीं हूँ तुम्हारा, और तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है उस्मान के साथ, जबकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। और मेरे हाथ में अंगूठी डाल दी। कहने लगा, कल हमारा निकाह है, तैयार रहना। अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी हाँ कर दी है शादी के लिए। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। भला ऐसे कैसे हो सकता है? घर आई तो भाभी गले मिली, कहने लगी, मुबारक हो, अब तुम भी अपनी बहन के ससुराल जा रही हो। कितनी खुश नसीब हो इकट्ठी रहना अब दोनों बहनें। और जब मैंने भाभी से पूछा कि आपने कैसे मेरा रिश्ता आपी के देवर के साथ कर दिया, तो कहने लगी, तुम्हारी औकात ही यही है कि ऐसे शख्स के साथ ब्याह दे जाओ। आपी से भी राब्ता नहीं हो रहा था और बड़े भाई का फोन बंद था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। सुबह मेरा निकाह था, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने तानिया को फ़ोन किया, लेकिन आगे उस्मान था और पता नहीं कैसे मैंने उससे कह दिया कि वो मुझसे शादी कर ले, मुझे बचा ले। यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला वाकया, भाभी का रवैया, मेरी बहन के हालात सब दिमाग में घूम रहे थे। सब कुछ उस्मान को बताने लगी और मुझे लगा इस बात पर भी वो मेरा मजाक बनाएगा और कहेगा, आज की लड़कियां इतनी डरपोक कैसे हो सकती हैं। फ़ोन बंद करके मैं फूट फूट कर रोती, अपनी माँ को पुकारने लगी। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब माँ बाप सर पे ना हो तो एक लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। मैंने आज अपने हाथों अपना भरम खो दिया था। इस शख्स के सामने जिसने हमेशा मेरा मजाक बनाया, कैसे उससे मैंने भीख मांग ली कि मुझसे शादी कर लें। रोते रोते सो चुकी थी। जब सुबह ही सुबह तानिया, उसकी फैमिली हमारे घर मौजूद थी, साथ मौलवी साहब भी थे। और तानिया मुझे बाजू से पकड़ कर ले गई और कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ ये सब हो रहा है। मुझे तो जैसे पता चला कि तुम्हारा आज निकाह आप ही के देवर से हो रहा है, मैं तो फौरन आ गई।
हम तो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी भाभी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि लाइबा को तुम्हारा भाई पसंद नहीं, और तुम्हारी भाभी खुद अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई। और मैं तब समझी भाभी ने अपनी बहन का रास्ता साफ करने के लिए मुझे कुएं में धकेल रही थी। मेरा निकाह हो गया। भाभी रोकती रही, पर तानिया के घर वालों ने एक न सुनी और भाई भी खामोश खड़ा था। और इसी वक्त मेरी रुखसती हो गई। कुछ दिनों बाद वलीमा रखा गया, लेकिन एक अजीब बात थी, मेरी शादी में मेरा देवर दूर दूर ही था और घर वाले भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। मेरी सास ने मेरे देवर से कहा, अब तुम्हारी उम्र नहीं रही कई कई दिन घर से बाहर रहने की, पर वो हंस देता और मैं अपनी परेशानी में रही। मुझे लगा कि मेरे शौहर उस्मान ने मजबूरी में मुझसे निकाह किया था, पर इसने बताया कि वो मुझे पसंद करता था। और जिस दिन तुम्हारी भाभी ने कहा कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, वाकई हर्ट हुआ था। लेकिन जिस दिन तुमने खुद कहा कि मुझसे शादी कर लो, तब मैं कितनी देर सोचता रहा, बार बार नंबर को देखता रहा कि क्या वाकई वो तुम थी। मेरे शौहर ने कहा कि अब डरना और नर्वस होना छोड़ दो, अब तुम मेरी बीवी हो। और घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा निकाह तुम्हारी आपी के ससुराल वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए सब अचानक हो गया। और मैं इतनी अहमियत, इतने मान पर रो दी थी। मैं जिस शख्स को समझती थी कि मेरा मजाक बनाएगा, उसने मेरा मान रखा था, मुझे इज्जत दी थी और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अभी मेरी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था जब मेरा देवर एक लड़की को भगा कर ले आया। वो पागल थी और कहा कि मैं इससे शादी कर चुका हूँ। सारे घर वाले बहुत परेशान थे और मुझे अपने देवर की हरकतें मशकूक लगने लगी। वो रोज 5 किलो गोश्त लाता और कहता, भाभी इसको लजीज पकाना, और जब पका देती तो सारे का सारा अपनी बीवी को खिला देता और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता और मुझे कहता, भाभी गलती से भी इस दरवाजे को मत खोलना। यूँ वो बस गोश्त खिलाने के लिए अपनी बीवी को बाहर निकालता और मैं हैरान हो गई कि इसको क्या मसला है, मेरा देवर ऐसे क्यों करता है, और ना ही अपनी बीवी से किसी को मिलने देता। जब से शादी हुई थी वो ज्यादा घर से बाहर ही होता था और इसका कमरा भी एक तरफ था। घर के सभी अफराद इससे बात करना पसंद नहीं करते थे। जब एक दिन मैंने सोच लिया इस लड़की को भगा दूंगी, यूं एक रात चुपके से इस लड़की के कमरे का दरवाज़ा खोलकर खुद सो गई और जब सुबह आंख खुली तो ये देखकर रूह लरस गई कि वो लड़की कोई जानवर लग रही थी। इसका रंग स्याह हो चुका था और वो खून की उल्टियां करने लगी। मेरे शौहर ने डॉक्टर को फ़ोन किया और डर के मारे कोई भी इसके पास नहीं जा रहा था। सब इस्तग़फ़ार करने लगे और जब इस लड़की ने कहा कि मेरा नाम नौरीन है, मैं इस घर की बहू नहीं हूँ बल्कि मुझे धोखे से यहाँ पर लाया गया है, आपका देवर और मेरा राब्ता एक रॉन्ग नंबर से हुआ, लेकिन वो सब प्लान करके कर रहा था। उसे पहले सब पता था, मुझसे फ़ोन पर बात करता था, फिर हमारे दरमियान मोहब्बत हो गई और जब मेरे घर वाले नहीं माने तो मुझे भगाकर यहाँ ले आया और मुझे कहा कि घर वालों को यही लगना चाहिए कि तुम पागल हो वरना घर से निकाल देंगे। और मैं पागल बनने का नाटक करने लगी और वो रोज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा। ये एक शैतान है, जादू सीख रहा है और मेरे अलावा भी न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका है। इसका जादू मुझ पर चलने लगा। मेरे अंदर जिन्नात हाजिर करता रहा और जैसे वो आते तो पका हुआ गोश्त लाता जो मुर्दार गोश्त था। इसी वजह से वो गोश्त घर वालों को नहीं देता था। और मैं पागल नहीं हूँ, आपका देवर मुझ पर अमलियात करता है। वो काला जादू सीख रहा है, ऐसा जादू जिससे वो किसी भी इंसान को अपने काबू में कर सकता है। इससे पहले कि किसी और की बेटी के साथ मेरी तरह हो, आप लोग इसको रोक लें। वो बहुत बुरा आदमी है, वो कभी इस घर की भलाई नहीं चाहता। बहुत जल्द आप सबको तबाह कर देने वाला है। जिस जगह मेरा देवर अपने अमलियात करता था वो लड़की वहाँ का पता बताने लगी और सब हैरान थे कि इनकी आंखों पर धूल झोंकता रहा। किसी को खबर तक नहीं हुई और मेरे शौहर ने पुलिस को फ़ोन किया। डॉक्टर लड़की को हाथ तक नहीं लगा रहा था और फिर इस लड़की ने कहा कि मुझे छोड़ दें, आप लोग यहाँ से चले जाएं। मुझ जैसे घर से भागी हुई लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। ज़रूर मेरी माँ की बद्दुआ लगी होगी मुझे। और फिर वो लड़की चीखें मारने लगी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और जब उसके मुंह से गोश्त के टुकड़े निकले तो मैं उल्टियाँ करने लगी और वो मर गई और मुसलसल उसके मुंह से खून निकल रहा था और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी और रोने लगी। मेरी सास ने कहा, बेटी जो देखा सब भूल जाओ। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे वो लड़की हर जगह नजर आती है। और तब मेरी सास ने कहा कि इसमें हमारा ही कसूर है। जब एक दिन गांव गए तो वहाँ एक औरत कहने लगी, ये एक शैतान का बच्चा है, वो उसे मारने लगी थी।
और तब मैंने उससे वो बच्चा ले लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत रहम आया था। जो तुम्हारा देवर है वो मेरा सगा बेटा नहीं है, पर कुछ सालों से वो बहुत बदल गया था। मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी, पर खून ने अपना असर दिखाया था। वो जेल में है और पुलिस वालों से संभाला नहीं जा रहा। वो कहते कि अगर ऐसे ही रहा तो वो इसको जान से मार देंगे। वो मेरा बेटा नहीं है, पर मैंने उसको अपना बेटा माना था। वो कैसे ये सब कर गया पता नहीं। वो किसी से बात नहीं करता, बस आंखें बंद किए कुछ पढ़ता ही जा रहा है और इसकी शक्ल खराब होती जा रही है। मेरी सास रो रही थी और फिर मैं अपने मैके आ गई और एक माह के अंदर अंदर मेरे शौहर ने नया घर ले लिया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए और 3 साल मेरा देवर जेल में रहा। जब एक दिन पता चला कि उसको किसी ने जेल के अंदर ही मार दिया है और उसकी लाश को कीड़े खा रहे हैं। जो कुछ वो करता रहा, न जाने कितने घर उसने तबाह किए होंगे। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी होगी। इंसान गलत रास्तों को चुनकर गलत काम करके दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर इस दुनिया से बच भी गया तो क़यामत के दिन जरूर पकड़ा जाएगा।